सो गुड इवनिंग एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। जो आज हम टॉपिक डील करने वाले हैं वो थोड़ा सा लीक से हटकर जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था उससे थोड़ा सा हटकर ये टॉपिक है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही टॉपिक। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा वो हमेशा ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा। और जो टॉपिक हम आज डील करने वाले हैं वो है आपके पास पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का। तो आपके पास जो टॉपिक है वो है पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटीज। मेरी राइटिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ ना आए, पर मेरी बातचीत पूरी तरह से समझ आएगी कि मैं क्या बताने की ट्राई करूंगा। तो चलिएगा, सबसे पहले हम डील करेंगे वो है आपके पास पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं तो हमेशा ही कहता हूं आपको कुछ लीक से हटकर मिलने वाला है, तो आप एक बार इसको समझिएगा। देखिए, ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज हैं, इनमें दिन रात का फर्क है। देखिए, पल्मोनरी जो वॉल्यूम है इसको एक्चुअली में मेजर किया जा सकता है, और जो पल्मोनरी कैपेसिटीज हैं वो एक्चुअली जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स हैं उसके एडिशंस होंगे, जिनका हम ज्यादातर यूज क्लिनिकल डायग्नोसिस में करेंगे। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब ये हुआ कि किसी पेशेंट को जो बीमारी है उस बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सी आपके पास बीमारी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पल्मोनरी कैपेसिटीज का ज्यादातर यूज करते हैं। नॉर्मल वे में पल्मोनरी वॉल्यूम्स का कभी भी क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज नहीं किया जा सकता है। ये ज्यादातर आपके पास जो पर्टिकुलरली स्टडी पर्पसेस होते हैं उसी के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो ये चीज पक्का से ध्यान देकर चलिएगा। तो सबसे पहले हम पल्मोनरी वॉल्यूम और ये जो कैपेसिटीज हैं इनको समझ लें कि इसको मेजर किससे करेंगे। तो मेजर करने के लिए एक डिवाइस है, उसका नाम है स्पायरोमीटर। जब आप बेसिकली फर्स्ट ईयर में जाएंगे और फिजियोलॉजी की क्लासेस अटेंड करेंगे लैब में जाकर, तो आपको स्पायरोमीटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे। तो ये वो पर्टिकुलर डिवाइस है जिससे हम पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज को कहीं ना कहीं मेजर करने की ट्राई करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो पल्मोनरी वॉल्यूम हमारे पास आती है उसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। नाम है टाइडल वॉल्यूम। अब इससे क्या समझते हैं? इससे ये समझते हैं कि हम एक ब्रीथ में कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं और उसी ब्रीथ में कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर सकते हैं। या नॉर्मल भाषा के अंदर जो बुक्स में डेफिनेशन लिखी है वो इस तरह से लिखी है, द अमाउंट ऑफ एयर विच यू कैन इंस्पायर एंड एक्सपायर अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये आपके पास बेसिकली टाइडल वॉल्यूम है, जिसको मैंने नॉर्मल भाषा में हमेशा अभी कहा कि एक ब्रीथ में आपने कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अंदर लेकर गए और कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाला, ये आपके पास टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा। तो ये टाइडल वॉल्यूम आपके पास 500 ml है। पर ध्यान रखिएगा, ये 500 जो ml है वो आपके पास एक ब्रीथ में है। अगर मान लीजिए यही चीज मैं पूछूं कि एक मिनट में कितनी होगी, तो आपको मालूम है कि हम 14 to 16 टाइम ब्रीथ करते हैं एक मिनट में। तो मान लेते हैं कि 14 मल्टीप्लाई 500 ml, या रेंज जाएगी 16 मल्टीप्लाई 500 ml। तो आपके पास जो रेंज बैठती है कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ एयर हमने नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करेंगे एक मिनट में, उसकी रेंज है हमारे पास 6000 ml से लेकर 8000 ml। आप इसको बेसिकली मल्टीप्लाई कर भी देख सकते हैं, ये इसी रेंज के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। तो सोचिए, एक मिनट के अंदर आपने ऑलमोस्ट 6 लीटर से लेकर 8 लीटर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल और एक्सहेल किया है। देखिए कितना बड़ी बात है। तो पूरे दिन में सोचिए कितना ज्यादा आप लोग करते होंगे। ये रहा जी आपके पास टाइडल वॉल्यूम। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं और आपको बता दूं, शायद मैं वापस उसको ध्यान ना दे पाऊं। देखिएगा, क्या हम इस टोटल जो टाइडल वॉल्यूम मैंने लिखा है दैट इज 500 ml, क्या सच में इसकी यूटिलाइजेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन ये बात पक्की है कि जब हमने टोटल 500 ml को एक ब्रीथ के अंदर बॉडी के अंदर लेकर गए थे, तो वो 500 ml जो है वो आपके पास रेस्पिरेटरी पाथवे से जब मूव कर जाती है, तो उस पर्टिकुलर 500 ml में से आपके पास जो 150 ml है
वो कभी भी एक्सचेंज में यूटिलाइज नहीं हो पाती है। वो इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो आपके पास ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसी के अंदर एंट्रैप होकर रह जाती है, इकट्ठी होकर वहीं पर रह जाएगी और इसका पर्टिकुलर हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ जो एक्चुअल एक्सचेंज में आपके पास एयर अवेलेबल होगी वो सिर्फ 350 ml ही होती है और 150 ml ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर एंट्रैप होकर रह जाती है और इसी पर्टिकुलर चीज को हम डेड स्पेस कहते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। डेड स्पेस वो पर्टिकुलर स्पेस है जहां पर जो आपकी एयर एंट्रैप है उसकी कोई यूटिलाइजेशन हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा, क्या सच में ऐसा है कि इसकी बिल्कुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगी? हो पाएगी, लेकिन वो उसी समय हो सकती है जब आप बेसिकली फोर्सफुल ब्रीदिंग करें अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। जो अब आप नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, ये चीज यूटिलाइज होना संभव नहीं है। ये चीज भी आपको ध्यान दीजिए। अब देखिए, यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया कि आप फोर्सफुली रिस्पायर करते हैं। अब यहां पर अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे हो तो वहां पर मैंने एक वर्डिंग मेंशन की थी, अगर आपको ध्यान हो। देखिए, जब हमने ये कहा था कि बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होती है और इंस्पायरेशन होती है, तो मैंने ये कहा था कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप इंस्पायर करते हैं। तो एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली ये है कि डायफ्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल थी जब हम नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो उस ब्रीदिंग का नाम भी एक तरह से चेंज कर कर लिख दिया जाता है क्योंकि जो आपके पास डायफ्राम है वो एब्डोमिनल पार्ट को ज्यादा आपके पास डिक्टेट करता है। इसीलिए नॉर्मल ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वही चीज मान लीजिए जब आप बेसिकली फोर्सफुली ब्रीथ करते हैं या डीप ब्रीदिंग करने की ट्राई करते हैं, जैसे आपके बाबा रामदेव जी हमें कराने की ट्राई करते हैं या हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स कराने की ट्राई करते हैं या एथलीट्स को बोला जाता है कि डीप ब्रीदिंग करिए, तो उस दौरान में एक चीज ध्यान दीजिएगा, एब्डोमिनल ब्रीदिंग का रोल कैंसिल हो जाता है और वहां पर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, वो ये है कि आप एक नॉर्मल कोशिश करिएगा। जब आप डीप ब्रीथ करेंगे तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे, जो एब्डोमिनल आपकी मसल्स होती हैं वो आपके पास ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और साथ में एक चीज इंपॉर्टेंट और है जिसका हमने पहले जिक्र किया था लेकिन उसके बारे में बात नहीं की थी, दैट इज द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, वर्ड पे ध्यान दीजिए, वर्ड है जब आप बेसिकली डीप ब्रीदिंग करेंगे तो उस दौरान में आपकी जो एब्डोमिनल मसल होगी और जो आपके पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपके पास रोल प्ले करेगी और इन दोनों ही मसल के अंदर आपके पास आपको कॉन्ट्रैक्शन नजर आएगी और इसी की वजह से आप डीपली इंस्पायर कर पाएंगे। अदरवाइज आप बेसिकली डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं और उस नॉर्मल ब्रीदिंग का नाम हमने लिखा है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। और जो ये ब्रीदिंग है आपके पास, जो डीप ब्रीदिंग है, इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल है आपके पास वो एक्सटर्नल के बजाय इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का ज्यादा है। इसीलिए आपके पास इसको थोरैसिक ब्रीदिंग कहा जाता है। याद करके चलिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं और डीप ब्रीदिंग या फोर्सफुल ब्रीदिंग को हम थोरैसिक ब्रीदिंग कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, ये तो था एक वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन। अब दूसरा वॉल्यूम है, इसको कहा जाता है IRV। नाम है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाम क्या है जी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो वर्ड क्या लिखा है, कोई चीज रिजर्व हो गई। रिजर्व का मतलब क्या हुआ? इकट्ठा हो गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि हम अब फोर्सफुली ब्रीथ करने वाले हैं। क्या करने वाले? एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्या पता लग रही है कि ब्रीदिंग कैसे होने वाली है? फोर्सेबल ब्रीदिंग होने वाली है। और ब्रीदिंग का मतलब जब फोर्सेबल मैंने यूज कर दिया तो इसका मतलब हम ब्रीदिंग कौन सी करेंगे? थोरैसिक ब्रीदिंग। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप बेसिकली लंबी सांस खींचते हैं तो आप टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जाने की ट्राई कर रहे हैं। मीन बाय 500 ml के अबव जाने के बाद में फोर्सफुली कितनी अमाउंट ऑफ एयर आप बेसिकली इंस्पायर कर सकते हैं, ये बेसिकली आपके पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में हमें बताता है। तो डेफिनेशन आपकी बुक्स में कुछ इस तरह से
से लिखी गई, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच यू कैन इंस्पायर ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम विल बी एक्सप्लेन्ड एज अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टोटल वैल्यूएशन ऑन एन एवरेज जब इसकी हमने निकाली तो कुछ हमें 3100 ml के अलोंग में नजर आती है। यह चीज भी ध्यान देनी है, यह है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरी जो आपके पास वॉल्यूम आती है उसका नाम है ERV, दैट इज अ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाम भी लिख देता हूं अगर किसी को कोई दिक्कत हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिएगा अभी भी रिजर्व ही है, रिजर्व का मतलब अभी भी वो चीज आपके पास रिमेनिंग होगी, लेकिन रिमेनिंग कब होगी, जब आप फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे, बाहर की ओर को जब आप हवा निकालने वाले हैं, उसके बावजूद जो अमाउंट ऑफ एयर आपके पर्टिकुलर लंग में बच जाएगी वो आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमें बताएगी। अब इसको कैसे समझें, जितनी अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग में बच गई फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी, तो किसके ऊपर कर आप बेसिकली एक्चुअली में एक्सपायर कर रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर ही जा रहे हो ना, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम को मैंने क्या मेंशन किया था, नॉर्मली आप एक ब्रीद के अंदर जो इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं वो टाइडल वॉल्यूम था। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने फोर्सफुली एक्सपायर किया उसके बावजूद जो आपके पास लंग में एयर बच गई, तो एयर तो वही बचेगी ना जो टाइडल वॉल्यूम के अबव होगी, तो वो बेसिकली आपके पास वैल्यूएशन में लिखी जाती है। जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसको लिखते हैं हम 1000 से लेकर 1100 ml के अराउंड आपके पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, याद करके चलना है। और ये फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद में है, भूलना बिल्कुल नहीं है कि आपने टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जाकर कितना बेसिकली एक्चुअली में जो रिजर्व क्रिएट किया वो आपके पास एक्चुअली में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जाना जाएगा। अब जी लास्ट बात के बारे में बात कर लेते हैं। जो लास्ट वॉल्यूम है उसको कहा जाता है रिजर्व वॉल्यूम या रेजिडुअल वॉल्यूम। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है जरा उसको ध्यान दीजिए। मैंने यहां पर एक वर्ड रिजर्व भी यूज किया है, मैंने रेजिडुअल, बुक्स में आपको रेजिडुअल ही नजर आएगा, इसको आरवी के नाम से भी जाना जाता है नॉर्मल भाषा में। अब यहां पर क्या चीज है, आपने जब फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया और फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद में अभी भी जो हवा आपके लंग के अंदर बच गई जिसको आप एक्सपायर नहीं कर पाए हैं, वो बेसिकली ऐसा रिजर्व क्रिएट करता है जिसको रेजिडुअल का है। रेजिडुअल का मतलब होता है जिसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, ना तो उसकी कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कोई यूटिलाइजेशन है, ना तो बॉडी को उसकी जरूरत है बिल्कुल भी, इसलिए नाम क्या लिखा है, रेजिडुअल। रेजिड्यू वर्ड तो आपने सुना होगा, जो चीज बच जाती है। तो आपने क्या किया, फोर्सफुली एक्सपायर किया, फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद में जो आपके पास हवा अभी भी लंग के अंदर बच गई जिसको आप एक्सपायर नहीं कर पाएंगे, वो आपके पास बेसिकली रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानी जाएगी। और रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा आपके पास जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उससे हमेशा ज्यादा होती है, ये चीज ध्यान कर चलना। और ये मिलती है हमें 1100 से लेकर 1200 ml तक। ये चीज इंपॉर्टेंट है और याद होनी चाहिए, तो याद करके चलिएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यह चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। तो ये थे आपके पास जो पल्मोनरी वॉल्यूम्स जिनको हमने पढ़ा। अगले लेक्चर के अंदर मैं पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा और वो क्लिनिकल डायग्नोसिस में ही मैंने कहा है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक्चुअल डे टू डे लाइफ के अंदर या स्टडी पर्पस के लिए हम बेसिकली ये जो वॉल्यूम्स होते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स, इन्हीं को ही मेंशन करते हैं। एक बात और ध्यान रखकर चलिएगा, सारे वीडियोस को पूरी तरह से देखेंगे और उनको अगर आप समझेंगे तो आपको इंटरलिंकेज मिलेगी। हर एक वीडियो के अंदर मैंने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डाली होंगी जो आपको दूसरे वीडियोस को समझने में आपकी मदद करें। और उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें, पक्का से सारे वीडियोस को एक लिंकेज के साथ में देखें और पक्का से नए वीडियोस के लिए जो आपके पास बेल बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को पक्का से फॉलो करते रहिएगा और कोई दिक्कत आए, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, आप वहां पर डालें। और आपके पास देखिएगा अगर कोई कोर्सेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आपके पास यहां पर नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, इसके ऊपर पक्का से आप बेसिकली एक बार फोन करिए, हम आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। अदरवाइज हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करने के लिए बना हुआ है। आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको यहीं से बहुत सारी अथाह चीजें सीखने को मिल जाएंगी। तो कोशिश ये करिए कि सब्सक्रिप्शन लीजिए और सब्सक्रिप्शन के बाद में बेसिकली इसको अपने लोगों के साथ में शेयर करिए, बच्चों के साथ में शेयर करिए, पेरेंट्स के साथ में शेयर करिए।
आपको भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा। और मेरी एक बात पक्का से याद रखिएगा, विद्या एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना बांटेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा वो बढ़ती है। और मैंने जब 6th क्लास में था, 6ठी क्लास में था, तो मैंने एक श्लोक पढ़ा था वहां पर, और वो श्लोक भी हमें यही चीज बताता है कि विद्या को बांटने से विद्या हमेशा बढ़ेगी, कम नहीं होती है। और वो श्लोक कुछ इस प्रकार था, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भारती भाज्यम न भारकारी वय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो विद्या एक ऐसा धन है, इससे सर्वोपरि कोई चीज नहीं होती है, जितना आप बांटेंगे उतना ही ज्यादा फैलेगी। और मेरी भी एक कोशिश है इस चैनल के थ्रू कि आपको जितना भी प्रीमियम कंटेंट है मैं आपको फ्री में दे पाऊं। लेकिन आप भी मेरी मदद करिएगा, दूसरों के साथ सारी चीजों को शेयर करिएगा और इस चैनल को पक्का से फॉलो करते रहिएगा, दूसरों के साथ इस चीज को बांटते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो के साथ मैं आपको कल वापस से फिर से मिलूंगा।